जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सरकारी जॉब वाला चैनल और अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस एवं करंट के बारे में जानेंगे जो कि आगामी आपका बीएसएफ एससीएम, एसएसबी एससीएम, आईटीबीपी एससीएम एवं एसएससी जीडी और सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चार ऑप्शन है और राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। अगर बात करें चंद्रमा के अध्ययन को, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है, चंद्रमा के अध्ययन को जो कहा जाता है ये क्या कहा जाता है? ये आपका सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को जो है सेलेनोलॉजी कहा जाता है और चंद्रमा को जो है इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे फिर पूछ दे कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है तो शांति सागर। चंद्रमा जो है इस पे जो है धूल के मैदान को, चंद्रमा पर जो है धूल के मैदान को जो कहा जाता है ये कहा जाता है शांति सागर, शांति सागर। यानी आपका यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये चंद्रमा है, चंद्रमा के अध्ययन को जो है सेलेनोलॉजी कहा जाता है और जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जो है चंद्रमा को ही जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है और चंद्रमा पर जो धूल के मैदान को जो है शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन है और अगर राइट आंसर पे हम लोग फिर से बात करें ये हो जाएगा 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वही अगर 25 जनवरी की हम लोग बात करें, 25 जनवरी को इस दिन आपका मनाया जाता है भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसको आप कह सकते हैं भारत पर्यटन दिवस या आप राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कह सकते हैं। वहीं अगर 14 सितंबर की बात करें, 14 सितंबर को जो है इस दिन आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं अगर बात करें 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को जो मनाया जाता है इसका, इस दिन आपका मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है ये आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल में जो पाया जाता है ये आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। अगर बात करें क्लोरोफिल तो ये प्रकाश में जो 3 रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो प्रकाश में 3 रंग को ग्रहण करता है, कौन कौन? बैगनी, लाल और नीला। बैगनी, लाल और नीला ये तीनों रंग जो है क्लोरोफिल प्रकाश में जो है ये ग्रहण करता है। और फिर अब आ गया प्रकाश की, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक होता है लाल रंग में, प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक होता है वो होता है लाल रंग में और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका बैगनी रंग में। यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और क्लोरोफिल जो प्रकाश में जो 3 रंग को ग्रहण करता है, बैगनी, लाल और नीला को, बैगनी, लाल और नीला को। और प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक होता है ये होता है लाल रंग में और सबसे कम जो होता है ये होता है बैगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 4 नंबर, कौन सी संस्था नजर बनाए रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है? कौन सी संस्था? ये आपका जो है रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, ये नजर रखती है कि वास्तव में जो है बैंक नगद शेष बनाए हुए है। बात है ये आरबीआई की, तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था, स्थापना जो आरबीआई का हुआ है ये हुआ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था राष्ट्रीयकरण। प्रथम गवर्नर की बात करें, प्रथम गवर्नर जो थे आरबीआई के ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें ये आपका सीडी देशमुख थे, देशमुख। देखिए आरबीआई जो है ये नगद शेष बनाए हुए रखती है, ये नजर रखती है। आरबीआई का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। प्रथम गवर्नर जो आरबीआई के थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये सीडी देशमुख थे। और सीडी देशमुख के समय आरबीआई का जो हुआ था राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। वही वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में ये आपका शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, जो कि आपका 25वें क्रम के हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत का रैंक है ये आपका है 150। मैं अगर बात करें विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक की, ये आपका 180 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत के रैंक की बात करें तो 135 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 में जो भारत का रैंक है ये 107 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी झील महाराष्ट्र में है? क्या देखिए 3 ऑप्शन है, लोनार झील, वेम्बनाड झील और लोकटक झील। अगर बात करें इसका राइट आंसर की हम लोग तो हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है। वही अगर वेम्बनाड झील की हम लोग बात करें तो ये वेम्बनाड झील जो आपका ये है केरल में, केरल में। और लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर में है। और लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये लोकटक झील है। यानी लोनार झील महाराष्ट्र में है, वेम्बनाड झील केरल में है और लोकटक झील मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिबला योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जिबला योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 साल से जो कैदी जेल में बंद है उसको व्यापार करने यानी व्यवसाय करने के रूप में 50,000 का लोन दिया जाएगा। यही जिबला कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। अगर बात करें हम लोग तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 2 योजना शुरू किया गया है। एक है नेथन्ना बीमा या बुनकर योजना, नेथन्ना बीमा या बुनकर योजना। दूसरा है आसरा पेंशन योजना। दूसरा है आसरा पेंशन योजना। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 2 योजना शुरू किया गया है, नेथन्ना बीमा या बुनकर योजना, आसरा पेंशन योजना। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की परम शिक्षालय योजना, परम शिक्षा
जीवला योजना। देखिए, जीवला योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, नेथन्ना बीमा या बुनकर योजना और आसरा पेंशन योजना, ये दोनों योजना तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा और पश्चिम बंगाल के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा परम शिक्षालय योजना, ये योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, महलों के शहर के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? तो महलों के शहर के उपनाम से जो जाना जाता है ये कोलकाता को जाना जाता है। अगर मेघालय की बात करें, मेघालय की बात करें, इसे जो है मेघों का शहर, मेघों का शहर या पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय को मेघों का शहर भी कहा जाता है और पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और कन्नौज की अगर बात करें हम लोग, कन्नौज जो कि यूपी में है, इसे जो है खुशबुओं का शहर कहा जाता है, खुशबुओं। महलों के शहर के उपनाम से कोलकाता को जाना जाता है, मेघालय को मेघों का शहर या पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है और कन्नौज या यूपी को जो है खुशबुओं के शहर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। मोसाद जो है ये आपका इजराइल का गुप्तचर संस्था है। अगर जापान की गुप्तचर संस्था की बात करें तो जापान का गुप्तचर संस्था जो उसको बोला जाता है नाइचो। ईरान का गुप्तचर संस्था की बात करें यह है आपका सवाक। अगर इराक का बात करें, इराक का गुप्तचर संस्था जो है ये अल मुखबरात, अल मुखबरात। वहीं अगर मिस्र की बात करें, मिस्र का गुप्तचर संस्था जो है उसको बोला जाता है मुखबरात, मुखबरात। देखिए, मोसाद जो है इजराइल का गुप्तचर संस्था है, जापान की गुप्तचर संस्था को जो है नाइचो के नाम से जाना जाता है, ईरान की गुप्तचर संस्था को सवाक के नाम से जाना जाता है, इराक के गुप्तचर संस्था को अल मुखबरात के नाम से जाना जाता है और मिस्र के गुप्तचर संस्था को मुखबरात के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है? तो प्रबलता जो है, प्रबलता के कारण जो है ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। अगर तारत्व की बात करें, तारत्व, तो तारत्व के कारण जो है ध्वनि जो होता है ये मोटी या पतली, पतली जो होता है, किसी का आवाज जो मोटा या पतला होता है ये तारत्व के कारण ही होता है। और एक देखिएगा अपवर्तन, अपवर्तन जो है इसके कारण जो है ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है अपवर्तन के कारण। और मनुष्य के कान पर जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है ये पड़ता है आपका 1/10। मनुष्य के कान पर ध्वनि का प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है 1/10। और बोलता है कि ध्वनि सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो 17 मीटर होना चाहिए दो आदमी के बीच। एक यहाँ से फिर से देख लीजिए, ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है प्रबलता के कारण, तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है और अपवर्तन के कारण जो है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। और मनुष्य के कान पर जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है ये 1/10, 1/10। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।